अगर आपको एक ऐसा डिस्कशन है जिसके लिए आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठहराई जा सकती है तो वो आप पावरफुल है, क्योंकि आप किसी को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं जबकि वह आपको रिवर्ट बैक नहीं कर सकता है। तो यह एक पावर रिलेशनशिप थी। इसका सबसे जो जबरदस्त उदाहरण है, हम लोग शक्ति पूजा करते हैं। नारी शक्ति का हमारे देश में बहुत पुराने समय से उसका पूजन होता है, और संयोग से कहा जाए, जो कहा जाए, जितनी भी शक्तिशाली संस्थाएं हैं देश की या दुनिया की, वो सब स्त्रीलिंग में है। फौज लड़ाई करती है, सरकार विकास का कार्य करती है, मंत्रिपरिषद निर्णय लेती है। बहुत थोड़ी ऐसी शक्तिशाली रेलवे मुसाफिर होती है। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हो समाज से, वह स्त्रीलिंग में ही हमने देखा है। पुलिस गिरफ्तार करती है। तो फिर भी शक्ति का एक रूप ज्ञान, स्किल, शारीरिक शक्ति, फौज की शक्ति, ये सब है। उसको अपने हित में प्रयोग करने की क्षमता शायद एम्पावरमेंट है। अर्थात जैसे जो आदमी गरीब है उसके पास धन नहीं है, अगर उसको धन मिलता है तो थोड़ा शक्तिशाली होता है, लेकिन धन एक दिन के लिए मिलेगा। स्किल का सिखाने से ज्ञान का तो बहुत दिन के लिए मिलेगा। स्किल से उसको रोजगार मिलेगा। नियम कानून बदलने से एक पूरे वर्ग को फर्क पड़ता है। ये सब शक्ति के स्वरूप हैं, और इनका आइडेंटिफिकेशन किसी वर्ग के लिए कौन सी शक्ति जरूरी है, कौन सी नहीं है, और कैसे उसका वो इस्तेमाल करे, उस बारे में विचार के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं। हम इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जोड़ना चाहेंगे कि बहुत सी चीजें जो शक्ति कही जाती हैं उसका उल्टा भी सही होता है। जैसे ज्ञान जो है, नॉलेज इज पावर हमेशा कहते हैं, लेकिन क्या इग्नोरेंस भी पावर है? हम देवी दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कर रहे थे, उसमें एक लाइन है, वेदो हम अवेदो हम, यानी ज्ञान जितनी बड़ी शक्ति है, अज्ञान भी कम शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि अज्ञानवश हम बहुत दुखों से दूर रहते हैं, बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कि हिम्मत के कहे जाएंगे। अगर सच्चाई पता हो तो हम वो काम नहीं करेंगे। एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, सर्वाइवल का बहुत जबरदस्त उदाहरण है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मधुमक्खी एज ए ग्रुप शहद बनाती है, उसी से खाती पीती है, उसी से उसका वंश चलता है। जब कोई आदमी छेड़ता है तो मधुमक्खी डंक मारती है। ज्यादा मधुमक्खियां डंक मारे तो आदमी मर सकता है, कोई जानवर मर सकता है। मजे की बात जो लोग नहीं जानते हैं कि वो मधुमक्खी भी मर जाती है, क्योंकि उसका डंक फंस जाता है और निकलने पर फिर वो जिंदा नहीं रह पाती। तो अगर मधुमक्खी को जन्म से ज्ञान हो कि डंक मारने से हम भी मर जाएंगे, तो क्या वो डंक मारेगी? नहीं, वो डंक नहीं मारेगी ज्ञान के साथ। लेकिन तब क्या होगा? जो चाहे उसका शहद पी जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। ईश्वर ने सबको कुछ न कुछ शक्तिशाली बनाया है, बस उसकी पहचान की जरूरत है। हम लोग उतना ही कर सकते हैं, उसको उसकी पहचान दें और उस ग्रुप को आगे बढ़ाएं। तब यह है कि किसको कितना बढ़ाएं। शक्ति और सामर्थ्य और विश्व के मटेरियल सब लिमिटेड है, सीमित है। तो इसमें कोई वर्ग जब कम शक्तिशाली होता है तब उसका शोषण होता है। तो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, पावर, और ये सब हम लोगों का उद्देश्य है, ताकि कोई भी उसमें पिछड़ा न रहे, कमजोर न रहे,
शोषित नहीं रहे। तो यही 2-4 विचार थे। हम लोगों ने इस संबंध में पिछले वर्षों में काफ़ी काम किया है। हम लोगों को ऐसा लगा कि एडवांस हायर लर्निंग के लिए कहीं कहीं हमें कमी पड़ रही है स्थान की, और उस बारे में प्रोफेसर नारायण ने इनिशिएटिव लिया है। हमारे काम कर रहा है सर। नहीं हेलो, आप हेलो, कम हियर निकिता I can't यहाँ know यहाँ why. खैर हम अपनी बात खत्म करने ही जा रहे हैं, तो 2 शब्द हम बहुत जोर से भी बोल सकते हैं। तो जो भी हम लोगों के उद्देश्य हैं उसमें हम लोग कई महत्वपूर्ण कदम बढ़ा चुके हैं, और उसमें से एक है सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। इसके कंसेप्ट के बारे में मैं जो कहना चाहूँगा वह यह है कि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है बियॉन्ड होराइजन। बियॉन्ड होराइजन मतलब जो कुछ हमें समझाया और पढ़ाया जाता है, हमें उससे 2 कदम आगे सोचना है, और तब हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जैसे कि अंग्रेजों के राज में हम लोगों को जो शिक्षा दी गई, उसमें एक लेवल तय किया गया कि यहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, इसलिए इनको हाई स्कूल इंटर तक की शिक्षा पर्याप्त है ताकि वो उनको बनाया जा सके क्लर्क। उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। महावीर प्रसाद जी ने एक अपने कोटेशन में लिखा है कि हम लोगों की किताब में लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान एक गर्म मुल्क है, यहाँ के लोग कमज़ोर और काहिल होते हैं, और इसी कारण से यहाँ वर्षों तक कोई विकास नहीं हुआ। जब से अंग्रेज यहाँ आए तब से शिक्षा, व्यापार और सब चीज़ों में विकास हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या है? हम लोग 25% वर्ल्ड के जीडीपी के प्रोड्यूसर थे, और अंग्रेज़ों के आने के बाद आज इतने बढ़ने के बाद भी 2-3% पर रह गए। यहाँ जो अंग्रेज के गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने अपने प्रोग्रेस में रिपोर्ट में लिखा था कि ढाका की जो जुलाहे थे उसमें उनकी जनसंख्या में भारी कमी हुई है, उनका प्रोडक्शन समाप्राय है, 50,000 लोग छोड़ करके भाग चुके हैं। हम लोगों की यही सबसे बड़ी सफलता है। तो एक तो हमारे ज्ञान में आज़ादी के बाद हम लोग आगे बढ़े, लेकिन कुछ ऐसे गुच्छे हैं, कुछ ऐसी गांठें हैं जो तब भी छूट नहीं पाई। उसमें से एक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। तो हम लोगों ने विशेष निर्णय यह लिया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, आपको मैं याद दिलाऊं कि सारे विषयों में एक नोबेल प्राइज़ दुनिया में मिलता है। वह जो नोबेल प्राइज़ है वह अल्फ्रेड नोबेल ने जो एक्सप्लोसिव्स के पेटेंट से पैसा इकट्ठा किया था, उसके एक अंश के सूद से दिया जाता है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है। हमारे देश के वैज्ञानिक अपनी प्रतिभाओं को उतना इस्तेमाल नहीं कर पाए कि वे पेटेंट करें, क्योंकि जितनी यूनिवर्सिटियाँ देखिए, जितने कॉलेज देखिए, जितने संस्थान देखिए, सब पढ़ाते हैं टेक्नोलॉजी, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे से अच्छा ज्ञान, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं पढ़ाता है जो कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी को फंड करने के लिए उसको फीडबैक कर सके। और यही एक कारण है कि अमेरिका और देश टेक्नोलॉजी में आगे ही रहते हैं। तो इस पर सबसे पहले 95 में सरकार का समझ गया, फिर हम लोग भी कंट्रीब्यूट किए। यह बताया गया कि देश में जितने भी पेटेंट होते हैं बढ़ने के बावजूद 10% इंडियंस के द्वारा होते हैं, बाकी 90% फॉरेनर्स के द्वारा होते हैं। वह 10% भी वे हैं जो फॉरेन मैनेजर्स के अंडर में काम करते हैं। हम लोगों ने निर्णय किया था कि इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ये काम नहीं हो रहा है। हम लोग इस सेंटर पर हायर लर्निंग में इसको जोड़ेंगे, और आप लोग सब प्रभुत्व वर्ग से है, आप लोग
इसको संपुष्ट करेंगे कि शायद आप में से किसी को भी पेटेंट लॉ, कॉपीराइट एक्ट एज ए कोर्स नहीं पढ़ाया गया। किसी को पढ़ाया गया हो तो बताइए। नहीं पढ़ाया गया है। ये हमारे इंटेलेक्चुअल की कमजोरी है। हमें इसके बियॉन्ड देखना है। अगर हम इसमें आगे बढ़े तो देश में जितनी पढ़ाई हो रही है वो सब में फीडबैक और फाइनेंशियल फीडबैक मिलना शुरू होगा। शायद इसीलिए हम जब फॉरेन में कोई चीज हो जाती है तब यहाँ साइंटिस्ट कहते हैं हमने तो पहले किया था, क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं किया। जब यहीं के आदमी फॉरेन जाते हैं बड़ा भारी काम करते हैं, हर पुराना और तौर पर यहाँ नहीं, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। तो हमारी बातों को आपने ध्यान सुना। हम समझते हैं कि अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा इस बारे में क्यूरियोसिटी हुई होगी तो हम लोग इसमें और आगे काम करेंगे और मैं अपने उद्देश्य को सफल समझूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने ज्ञान परंपरा की बात की और क्षमता और ऊर्जा और शक्ति की बात की और इससे काफ़ी फ़ायदा हम लोगों को होगा, ऐसी आशा की जाती है। जहाँ तक स्वागत करने की बात है, मैं जरा राजा सर आइए आइए सर। वेलकम।